आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल फाइन। आप लोग ठीक ठाक होंगे। मैंने तकरीबन हफ्ता डेढ़ हफ्ता वीडियो से गैप लिया था एक दफ़ा। उसका रीज़न ये है कि जितना जल्दी हम लोग DSLR से वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहे थे उस क्वालिटी में 4K के अंदर, वो अब आखिरी डेढ़ महीने में पॉसिबल नहीं है कि तकरीबन हमने लास्ट डेढ़ महीने में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, ओ लेवल्स के, IGCSE के, इवन एडेक्सल्स के, उनकी हमने बहुत सारी वीडियोस लगानी है। तकरीबन दिन में 8-8 9-9 घंटे की वीडियोस लगानी पड़ेंगी और उस क्वालिटी में, उस रिकॉर्डिंग इश्यूज के साथ, उसको सब कुछ उसका, यानी कि बैटरी चार्जिंग वगैरह तमाम चीज़ें, ये फिजिकली पॉसिबल नहीं था। उसमें मुझे पता है कुछ स्टूडेंट्स को शायद वीडियो क्वालिटी उस लेवल की ना मिल रही हो, 4K वाली, थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी उस लेवल की नहीं है और ऑडियो क्वालिटी ना हो। लेकिन इस पॉइंट पे ये चीज़ें मैटर नहीं करती। इस पॉइंट पे मैटर ये करता है कि आप लोगों को पहले कंटेंट मिले ताकि आप लोगों के पेपर्स में आसानी हो। और मैक्सिमम ये शायद कुछ सब्सक्राइबर्स जो है उस वजह से डिसहार्ट होकर चैनल से चले जाएं, एंड आई एम रियली सॉरी टू देम। लेकिन इस पॉइंट पे ज़्यादा ज़रूरी वो स्टूडेंट्स हैं जो चैनल पे कंटेंट का वेट कर रहे हैं, एंड आई वुड हैव टू पुट देम फर्स्ट। बाकी पूरी जिंदगी बड़ी है यार, दोबारा रिकॉर्ड कर लेंगे अच्छी क्वालिटी वगैरह के अंदर, लेकिन अभी सिर्फ कंटेंट हमारे लिए जरूरी है। और मेरी कोशिश यही होगी कि जो आपको क्वालिटी अब मिल रही है, इससे मैं जितना बेहतर कर सकूँ मैं जरूर करूंगा। लेकिन ये अगर नहीं कर पाता तो एटलीस्ट हम इस क्वालिटी के अंदर अपना काम मुकम्मल करें, हम लोग सिलेबस पूरा करें चीज़ों का, हम लोगों की पास पेपर सेशंस करें, वो जरूरी है। सेकंड चीज़ ये जरूरी है कि हमारे पास पेपर सेशन शुरू होने वाले हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल के साथ कनेक्टेड रहें, इसको आगे वो करें, शेयर करें। जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनके पास पेपर सेशन के लिए यानी पूरा जो मटीरियल वगैरह जमा कर रहे हैं, और होपफुली एक अच्छा सेशन रहेगा। आज का हमारा लेक्चर जो है ये उस सब्जेक्ट का है जिसके लिए देयर इज वन स्टूडेंट, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, देयर इज वन पर्टिकुलर स्टूडेंट जिनको मैंने प्रॉमिस किया हुआ था इसका। बाकी को भी किया होगा, लेकिन इस पर्टिकुलर स्टूडेंट को मैंने प्रॉमिस किया हुआ था, एंड आई वाज नॉट एबल टू प्रोवाइड इट फॉर द लास्ट 2 मंथ्स, क्योंकि काम का प्रेशर इतना था, बर्डन इतना था। तो मैंने पहले ये बिजनेस का सिलेबस पूरा करना है एट एनी कॉस्ट, ताकि जो मेरा वादा है उनसे वो ना टूटे, और होपफुली एक अच्छा सेशन रहे। पहला चैप्टर आपका बिजनेस स्ट्रक्चर का, ए लेवल्स की मैं बात कर रहा हूँ, A2 की। बेसिकली एएस का जो हमने वीडियोस अलग से सीरीज चल रही है, ये A2 की सीरीज की बात कर रहा हूँ। A2 के अंदर पहला चैप्टर का बिजनेस स्ट्रक्चर का है। इसमें कुछ चीजें जो है आपके एएस से जरा आगे जाती हैं। कुछ स्टूडेंट्स आपके ओ लेवल्स वाले हैं, उन्होंने ये चीजें पहले पढ़ी होंगी, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि कुछ चीजें से पहले आपने हो सकता है पहले सुनी हो, आपको पता हो। पहली चीज क्या है कि आपकी टाइप्स ऑफ बिजनेसेस जो होते हैं, उसमें बिल्कुल सिंपल डिवीजन अगर हम करना चाहें तो कुछ बिजनेसेस होते हैं जो आपके नेशनल लेवल के आपके सबसे पहले आ जाते हैं रीजनल लेवल के बिजनेसेस, जो एक रीजन में ऑपरेट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल पंजाब में कर रहे होंगे, सिंध में कर रहे होंगे, इस तरह। इससे भी छोटे लेवल पे आपके लोकल बिजनेसेस होते हैं, जो एक से किसी एरिया में दुकान हो गई, किसी आपके उसमें दुकान हो गई, इस तरह की चीजें। कोई एक स्मॉल आपका एक सिटी को सर्व करने वाली वो चीजें हो गई। उसके बाद आप इससे नेक्स्ट स्टेप में मूव करते हो तो आपके नेशनल लेवल के बिजनेस आ जाते हैं, ऐसे बिजनेसेस जो पूरे मुल्क में वो कर रहे होते हैं, पूरे एक मुल्क के अंदर। और फाइनली जो है आपके उसके अंदर आ जाते हैं इंटरनेशनल बिजनेसेस, जिनको मल्टीनेशनल बिजनेस कहते हैं, जो एक से ज्यादा कंट्री में ऑपरेट कर रहे होते हैं। देखो, इंटरनेशनल बिजनेसेस और मल्टीनेशनल बिजनेसेस जो है, इस टर्म के अंदर कुछ थोड़ा सा टेक्निकल डिफरेंस है। वो मैं आपको यहाँ पे इसलिए क्लियर करना चाहता हूँ कि आपको उस तक एग्जामिनर इस पर कोई नुकसान ना, वो पेपर में नुकसान ना हो। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल बिजनेस, कोई भी बिजनेस ऐसा होता है जो दूसरे मुल्कों में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्या कहीं और एग्जिस्ट कर रहा हो। मल्टीनेशनल बिजनेस हम उसको कहेंगे जिसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी एक से ज्यादा मुल्क में हो। अगर एक मुल्क की प्रोडक्शन कैपेसिटी एक से ज्यादा मुल्क में है तो मल्टीनेशनल बिजनेस है। उसका हेडक्वार्टर एक जगह होगा, लेकिन उसकी प्रोडक्शन यूनिट्स या असेंबली यूनिट्स जो है वो मुख्तलिफ मुल्कों में होंगे। जैसे आईफोन के बहुत सारे पार्ट्स दूसरे मुल्कों में बनते हैं, फिर वो चाइना लाके असेंबल किए जाते हैं। साउथ कोरिया में मोबाइल की असेंबलिंग इस तरह होती है। तो ये एक मल्टीनेशनल बिजनेस है, मुख्तलिफ मुल्क में प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल बेसिक डिवीजन, इससे हमारा स्टार्ट होता है, ठीक हो गया। उसके बाद आया गया इंटरनेशनल ट्रेड। एक मुल्क दूसरे मुल्क से जो ट्रेड करता है, नेशनल ट्रेड होती है आपकी जो विद इन अ कंट्री हो रही होती है। इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब ये है कि वो ट्रेड जो आप किसी और मुल्क के साथ कर रहे होते हो, ठीक है। तो इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसके सिर्फ फायदे नहीं, कुछ नुकसान भी होते हैं। हमने उन दोनों को कंसिडर करना होता है। फायदों के अंदर ऑब्वियस बात है कि आप स्पेशलाइज कर सकते हो, आपको हर चीज प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं होगी। आप बाकी मुल्कों से ट्रेड कर रहे हो, आप वो चीज बनाओगे जिस चीज में आप बेहतर हो, ठीक है। और उसके दूसरे बेनिफिट्स के अंदर आप जो है जब ट्रेड इंक्रीज करते हैं, आपका फॉरेन एक्सचेंज आता है, आप उस पैसे से दूसरी चीजें खरीद सकते हैं दूसरे मुल्कों से। आप अपने डेब्ट्स को उतार सकते हैं, आपके मुल्क में यानी कि बाहर से इंपोर्ट्स आ सकती हैं मशीनरी वगैरह की, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नुकसान क्या है? इंटरनेशनल ट्रेड का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आपका जो आपकी लोकल बिजनेस होते हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं बाहर के प्रोडक्ट्स के ऊपर। अब हो सकता है पहले डोमेस्टिक इंडस्ट्री अभी आपकी ग्रो कर रही हो एक सेक्टर के अंदर, अभी आपके बिजनेस को टाइम चाहिए हो ग्रो करने के लिए, लेकिन ड्यू टू फॉरेन कंपटीशन वो उस लेवल पे ग्रो ना कर पाए, तो ये एक बहुत बड़ा उसके अंदर इशू है। सिमिलरली आपके उसके अंदर जो बाहर से आप प्रोडक्ट्स आ रहे होते हैं वो चीप होंगे, तो आपकी लोकल मार्केट डिस्ट्रॉय हो सकती है, क्योंकि कंज्यूमर उसको प्रेफर करेगा। इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर आपके मुल्क में अगर आप प्रोटेक्शनिज्म करते हो तो अगला मुल्क भी प्रोटेक्शनिज्म कर सकता है। तो इस तरह के इश्यूज जो है उसमें आपने ध्यान में रखने हैं। अब
अच्छा, इसमें आपका एक और मसला भी है, कल्चर की इंपोर्ट का बड़ा इशू आता है कि आपके मुल्क में बाहर का कल्चर तो थोपा नहीं जा रहा। ये तो नहीं हो रहा कि आपका मुल्क, जैसे हम ईस्टर्न कंट्रीज हैं तो हमारे यानी हम ईस्ट के अंदर जो मिडिल सॉरी ईस्ट यानी ईस्ट ऑफ द वर्ल्ड में एशिया, इस तरह की हमारी जो कंट्री, इस एरिया में जो कंट्री है, इनमें ये तो नहीं कि वेस्टर्न कल्चर जो इम्पोर्ट हो रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा कि वेस्टर्न कल्चर यहाँ पे बहुत ज्यादा थोपा जा रहा है। जिस तरह मैकडोनल्ड, जितनी बड़ी चेन्स यहाँ पे आती हैं, आप मैकडोनल्ड वगैरह को देखो, मैकडोनल्ड हो गई आपकी, हार्डीज वगैरह, ये सारी अपने साथ एक कल्चर लेके आती है, कोक हमारे अपने साथ एक कल्चर लेके आती है। तो क्या आपका मुल्क जो है वो अपना कल्चर छोड़ के दूसरे कल्चर की तरफ तो माइल नहीं हो रहा? ये तमाम चीजें जो है ज़हन में रखनी पड़ती हैं। अब आ जाता है फ्री ट्रेड और ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है। देखो, फ्री ट्रेड इन वेरी सिंपल वर्ड्स, ट्रेड दैट हैज नो बैरियर्स इन बिटवीन। आप ऐसी ट्रेड जब करोगे जिसके बीच में कोई ट्रेड बैरियर्स नहीं होंगे, तो वो फ्री ट्रेड है। ट्रेड बैरियर्स चार तरह के मेन आमतौर पे होते हैं, हमारे सिलेबस में से आमतौर पे तीन तरह के आपको मिलेंगे। पहला आ जाता है टैरिफ्स, ये टैक्स है इम्पोर्ट्स के ऊपर। इसमें होता ये है कि आपका मुल्क टैक्स लगा देता है किसी स्पेसिफिक चीज की इम्पोर्ट के ऊपर, कि अगर फर्ज करो हमारे मुल्क में जो भी चीज आएगी ना, इम्पोर्ट की जाएगी, उसकी जो असल कॉस्ट होगी उससे 10% जो है एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, वो गवर्नमेंट लेगी टैक्स के तौर पे। ये टैरिफ्स हो गया। जिनने इकोनॉमिक्स पहले पढ़ी हुई उनको पता है कि ये डिमांड एंड सप्लाई का कंसेप्ट आ जाता है, तो ये उस वाले कंसेप्ट के जुमरे में आती है बात। और जो इसके बाद नेक्स्ट चीज आपकी आती है वो आपका, यानी इसके अंदर आपके कोटाज होते हैं। कोटास का बेसिकली मतलब ये है कि आप एक फिजिकल क्वांटिटी वो कर देते हो, फिक्स कर देते हो कि इस साल मुल्क में 4,000 गाड़ियां इंपोर्ट होंगी। अब आपके कंज्यूमर को 5 करोड़ गाड़ियां चाहिए या आपके कंज्यूमर को एक गाड़ी चाहिए, मैक्सिमम 4,000 गाड़ी आएगी, इससे गाड़ी बाहर से नहीं आ सकती, ठीक है। इम्बार्गो का मतलब ये होता है कि इट्स अ कंप्लीट बैन, कि ये पर्टिकुलर चीज पर्टिकुलर मुल्क से जो है आगे इंपोर्ट नहीं की जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका मुल्क कह दे कि हमारे मुल्क में अमेरिका की गंदम अब नहीं आएगी, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, तो वो कंप्लीट एम्बार्गो है, उसमें प्राइस मैटर नहीं करती, जो चीज आने से बंद हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आपकी जो ट्रेड के अंदर कुछ लिमिट है, वो आपकी एक्सपोर्ट लिमिट भी लग सकती है। जैसे आप वॉलंटरली आपका मुल्क है कि हम, और ये पाकिस्तान कहता है कि हमारे मुल्क से इंडिया जो है 200 किलो गंदम से ज्यादा गंदम एक्सपोर्ट नहीं होगी, तो ये वॉलंटरी एक्सपोर्ट लिमिट जो है ये भी एक टाइप ऑफ ट्रेड बैरियर है। इसके अलावा आपकी आ जाती है ग्लोबलाइजेशन। देखो, सॉरी, प्रोटेक्शनिज्म। प्रोटेक्शनिज्म बेसिकली होती है कि आप जो है ट्रेड बैरियर्स इंपोज करो, फ्री ट्रेड को रोको, इस चीज के लिए कि आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो है वो उस जो बाहर के कंपटीशन से है उससे बहुत ज्यादा वो ना हो, डिस्ट्रॉय ना हो, आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री ग्रो कर सके। जैसे फर्ज करो पाकिस्तान में, आज एक एग्जांपल देता हूं कि इस पॉइंट पे हम कहते हैं कि आईटी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। अब अगर हम लोग हमारे मुल्क में आईटी इंपोर्ट्स को ओपन रखते हैं, फ्री ट्रेड रखते हैं उसकी, तो क्या होगा कि कंज्यूमर बाहर का अच्छा प्रोडक्ट यूज करेगा। लोकल इंडस्ट्री जो ग्रो कर रही थी उसको ग्रो करने का मौका नहीं मिलेगा, लोकल इंडस्ट्री को डिसएडवांटेज होगा कंपेयर टू द फॉरेन इंडस्ट्री, क्योंकि रिसोर्सेज वाइज फॉरेन इंडस्ट्री पावरफुल होगी, वो ज्यादा एस्टेब्लिश्ड होगी, लोग ज्यादा उसे प्रेफर करेंगे, उसकी कॉस्ट कम होगी, क्वालिटी ज्यादा होगी, एक्सेट्रा। तो इस तरह की जो ग्रोइंग इंडस्ट्रीज होती हैं या जो आपकी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज होती हैं, उनको बचाने के लिए गवर्नमेंट ये करती है कि एट टाइम्स जो है उसके ऊपर वो इंपोज कर देती है, प्रोटेक्शनिज्म की कोशिश करती है, फ्री ट्रेड को रोकने की कोशिश करती है, बैरियर्स इंपोज करती है ताकि उसकी अपनी लोकल इंडस्ट्री प्रोटेक्ट भी रहे, ग्रो भी कर सके। लेकिन प्रोटेक्शनिज्म का नुकसान ये है कि उस पर रिटेलिएशन हो सकती है। रिटेलिएशन ये होता है कि अगला मुल्क जो है वो आपके ऊपर प्रोटेक्शनिज्म इंपोज कर दे। मैंने फर्ज करो हमारे मुल्क ने एक मुल्क के ऊपर प्रोटेक्शनिज्म इंपोज की, तो उस मुल्क ने इन रिटेलिएशन हम पे प्रोटेक्शनिज्म इंपोज कर दी, तो अब हमारा प्रोडक्ट वहां पे एक्सपोर्ट भी मुश्किल से होगा। तो ये तमाम चीजें आपने ध्यान में रखनी है, ये उसके कुछ मेन पार्ट्स हैं, मेन पॉइंट्स हैं। उसके बाद आपका आता है कि फ्री ट्रेड के बेनिफिट्स क्या हैं। मैंने आपको पहले भी बात बताई है कि फ्री ट्रेड्स के आपके फ्री ट्रेड के मेन बेनिफिट्स हैं वो ये होते हैं कि एक तो ओपन कंपटीशन एग्जिस्ट कर रहा होता है। ओपन कंपटीशन एग्जिस्ट करने का फायदा ये है कि आपके मुल्क में जो बाहर का प्रोडक्ट है वो ओपनली आएगा। एक तो फायदा ये है कि जो आप जिन चीजों को इंपोर्ट करने पे डिपेंड करते हो, जैसे पाकिस्तान पेट्रोलियम पे डिपेंड करता है, पाकिस्तान को जो मशीनरी है हमारी इंडस्ट्रीज को बाहर से लेनी पड़ती है, बहुत अच्छी मशीनरी जो होती है, तो ये चीजें विदाउट एनी बैरियर्स, विदाउट एनी लिमिट्स, विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट उनको मिल सकेंगी। दूसरा बेनिफिट, जब बाहर का प्रोडक्ट आपके प्रोडक्ट से कंपीट करेगा तो लोकल इंडस्ट्री जो है उसको रीजन मिलेगा अपने आप को बेटर करने के लिए। लोकल इंडस्ट्री इंप्रूव करेगी, उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव करेगी, उनकी कॉस्ट कम होगी, क्योंकि हमें पता है कि मार्केट के अंदर जब दो चीजें टकराएंगी तो जिसकी कॉस्ट कम है, क्वालिटी ज्यादा है, कंज्यूमर उसको प्रेफर करेगा, ठीक है। फिर वो उनको स्लैक नहीं होने देता। स्लैक ये है कि आपकी लोकल इंडस्ट्री को अगर कंपटीशन नहीं होगा, फर्ज करो मुझे पता है कि मेरे उसमें कंपटीशन में दो लोग ही हैं, 7 के लोग हैं, तो मैं इजी हो जाऊंगा। मुझे बताओ ना बाहर की बड़ी जो है ताकतवर मसला आने वाला है, तो फिर मैं ज्यादा मेहनत करूंगा इस तरह, ठीक है। तो ये आपकी उसमें मेन बेनिफिट होता है। फिर फ्री ट्रेड का फायदा ये है कि अगली कंट्री भी आपसे फ्री ट्रेड रखेगी अगर आप उनके साथ रखोगे प्रोबेबली, तो आपकी एक्सपोर्ट ज्यादा हो सकती है, आप वहां उनकी मार्केट में कम्पीट इजिली कर सकते हो, नई मार्केट में घुसना आसान हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये कि आपके मुल्क में, अगर आपके मुल्क में ये फ्री ट्रेड का ऑप्शन होगा तो हो सकता है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है वो यहाँ मूव करने की कोशिश करें,
क्योंकि उनको यहाँ से बेनिफिट है, वो यहाँ से आगे यानी यहाँ प्रोड्यूस करके बाहर एक्सपोर्ट कर सकती हैं। तो आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी, आपका आउटपुट इंक्रीज होगा, आपका जीडीपी इंक्रीज होगा। ये सारी बातें इसमें आ जाती हैं। इस चेन को याद रखा करें, ये चेन आप साथ साथ कनेक्ट करते जाओगे ना, आपकी बड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या आ जाती है हमारे पास, आके मैं जो ये पूरा वो कर रहा हूँ आपकी बुक के हिसाब से चल रहा हूँ, ताकि हम लोग जो है कोई चीज मिस आउट ना करें इस पॉइंट पे। अच्छा, उसके बाद ये है कि आपका नेक्स्ट उसमें यहाँ पॉइंट जो टच किया है वो आगे आपकी फ्री ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में डब्ल्यूटीओ का कंसेप्ट है। डब्ल्यूटीओ बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से। ये फॉर्म हुई थी टू, इसका मेन मकसद ये है कि इसने फ्री ट्रेड को प्रमोट करना है। ये बहुत सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स करवाती है, इसका मेंबर होने के लिए आपको फ्री ट्रेड को मानना पड़ता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब आ जाता है मेन बात, मल्टीनेशनल बिजनेस क्या होता है। मैंने थोड़ी पहले भी बात एक्सप्लेन की थी कि मल्टीनेशनल बिजनेस इज अ बिजनेस दैट हैज प्रोडक्शन इन मोर देन वन कंट्री। सिर्फ एक कंट्री में एक्सपोर्ट करना आपको मल्टीनेशनल नहीं बनाता। आप मल्टीनेशनल बनोगे, एमएनसी बनोगे जब आपकी एक से ज्यादा कंट्री में प्रोडक्शन होगी। आपका हेडक्वार्टर एक कंट्री में होगा लेकिन आपकी प्रोडक्शन यूनिट मोर देन वन कंट्री में होंगे। जैसे पेप्सी है, कोका कोला है, आप देखोगे उनके हेडक्वार्टर अमेरिका में, लेकिन उनकी यहाँ पे यूनिट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे उनकी प्रोडक्शन यूनिट्स है, यहाँ पे उनकी प्रोडक्शन होती है। ऐसा नहीं होता कि सारी बोतलें बाहर से इंपोर्ट हो रही हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकली वैसे भी इम्पॉसिबल है। ठीक है, अब इसमें आता है कि मल्टीनेशनल बनने का फायदा क्या होता है। सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप अपनी मेन मार्केट के करीब आते हो। फर्ज करो पेप्सी को लगता है कि पाकिस्तान बहुत अच्छी मार्केट है, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा लोग पेप्सी पीते हैं। अब वो वहां से अगर हर चीज को एक्सपोर्ट करेगी, वो बहुत दूर है मार्केट से, उसको कॉस्ट पड़ेगी ट्रांसपोर्टेशन की, उसको इंपोर्ट कॉस्ट पड़ेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो यहाँ प्रोड्यूस करेगी, ये इशू खत्म हो जाएंगे, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो है कम हो जाएगी, उसकी वजह से आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट कम होगी। आप या तो प्राइस लोअर करोगे, ज्यादा लोग खींच लोगे, या आप प्राइस उतनी रखते हो तो आपका प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये कि आप मार्केट को बेटर समझ सकते हो। अगर आप मार्केट करीब हो, मार्केट समझनी आसान है। आप मार्केट से दूर हो, ऑब्वियस ही बात है कि मार्केट की समझ उतनी ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, अच्छा, उसमें यह है कि सबसे बड़ी बात, आपके कंज्यूमर जो होते हैं, कंज्यूमर्स के अंदर एक नेचुरल फीलिंग होती है कि यार ये हमारे मुल्क की कंपनी है। ठीक है, उससे वो आपके मुल्क की कंपनी बन नहीं जाती। लेकिन अगर आपकी एक कंपनी का यहाँ प्रोडक्शन यूनिट है, तो कंपेयर टू अनदर कंपनी जिसका प्रोडक्शन यूनिट पाकिस्तान में नहीं है, सिर्फ एक्सपोर्ट कर रही है पाकिस्तान के अंदर, तो कंपेरेटिवली टू दैट कंट्री कंपनी, हमारे जो लोकल कंज्यूमर्स हैं वो प्रेफर करेंगे उस कंपनी को जिसका यहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट है। तो इससे फायदा ये होता है कि आपकी लोकल्स के साथ ना एक जरा बॉन्डिंग हो जाती है। ठीक है, तो आपको प्रेफर करते हैं। इसकी प्रेफरेंस का एक और रीजन ये होता है कि आप उनके यहाँ के लोग हायर करोगे, उनको जॉब्स दोगे, मुफ्त की आपकी वर्ड ऑफ माउथ जो है मार्केटिंग हो रही होगी। अब आगे आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ऑब्वियसली बात है कि आप रिसोर्सेज करीब हो जाते हो। जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी जैसे कंपनीज होती हैं, एक कंपनी पाकिस्तान की है, उसने फर्ज करें कि उसने ऑयल प्रोडक्ट्स बनाने हैं, ऑयल प्रोडक्ट्स बेचने हैं। पाकिस्तान में तो ऑयल हो सकता है उसको मिले ही ना, कहीं निकलता ही ना हो। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वो कुवैत पे प्लांट लगा लेती है, तो वहां पे ऑब्वियसली बात है कि ऑयल अवेलेबल है। ठीक है, तो इस तरह जो है आपने रॉ मटेरियल है, आपके जो प्रोडक्शन मटेरियल है, उसके आप काफी करीब हो जाते हो। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है उसके अंदर। अच्छा, इसमें एक बड़ा इशू आता है लेबर रेट का। इसको आपने ध्यान में रखना है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो तो वेस्टर्न मुल्कों में जहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा हो चुकी है, जहां पे अब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, उसका रीजन ये है कि वहां पे लेबर रेट ज्यादा हो गया, वहां पे मिनिमम वेज ज्यादा है, वहां लेबर को हायर करने की कॉस्ट ज्यादा है, लेबर को बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। तो होता क्या है कि ऐसे मुल्कों से जो कंपनीज हैं वो मूव कर जाती हैं ऐसे मुल्कों की तरफ जिनमें लेबर रेट जो है वो कम होता है। जैसे आप देखोगे बहुत सारी कंपनीज अपने प्रोडक्शन प्लांट जो है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, चाइना में लगा रही है, यहाँ पे लेबर रेट कम है, लेबर सस्ती पड़ती है। यही वो अमेरिका में लगाएंगी, बहुत महंगी पड़ेगी उनको। ठीक है, तो ये आपको फायदा, कंपनी को फायदा होता है, जो एमएनसी बन रही है उसको लेबर रेट कम पड़ता है। वही बात है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिर जाती है। फिर रेंट की कॉस्ट होती है। अमेरिका में बहुत बड़ी फैक्ट्री हायर करो, आपको डॉलर में पड़ती है, थाउजेंड्स ऑफ डॉलर में पड़ सकती है। यहाँ पे वही आपको 1-1.5 लाख में पड़ जाएगी। तो मकसद ये 1.5 लाख, 2 लाख, 4 लाख जो भी, लेकिन उस प्राइस के कंपैरिजन में कम पर मंथ पे करना पड़ेगा आपको। तो रेंट कॉस्ट कम होती है। और सबसे बड़ी बात यह कि गवर्नमेंट जो है बहुत सारे मुल्कों की जो अभी डेवलप हो रहे होते हैं, उनकी गवर्नमेंट ना ग्रांट्स देती है, एड्स देती है। ठीक है, बुलाती है, कोशिश करती है कि बाहरी कंपनी वहां पे आए, तो उनको फाइनेंशियल हेल्प, उनको टेक्निकल हेल्प जो है मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। अच्छा, उसके बाद आ गया आपका इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन। ये वही बात है मैं भी फ्री ट्रेड वाली कर रहा था। फर्ज करो पाकिस्तान ने प्रोटेक्शनिज्म इंपोज की हुई है कि एग्जांपल दे रहा हूं कि इस साल मुल्क में 4,000 गाड़ियों से ज्यादा इंपोर्ट नहीं होंगी। अब एक नई कंपनी, एक गाड़ियों की कंपनी है, फर्ज करते हैं हम लोग एग्जांपल लगा लेते हैं, निसान एक कंपनी है। मुझे नहीं पता कि निसान का पाकिस्तान में प्लांट है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। फर्ज करो निसान का पाकिस्तान में प्लांट नहीं है। अगर निसान का पाकिस्तान में प्लांट नहीं होगा तो क्या होगा, वो मैक्सिमम 4,000 गाड़ियां पाकिस्तान को एक्सपोर्ट कर सकती है, कि पाकिस्तान में इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन है, कोटा लगा हुआ है, और वो भी बाकी से कंपीट करके, बाकियों के मुकाबले में सब मिला के 4,000 होंगी। ठीक है, अब दूसरा ये कि निसान यहां पे प्लांट लगा लेती है। अब वो एक यानी इनसाइड द मुल्क प्रोडक्शन कर रही है, वो जितनी चाहे गाड़ियां ना बेचे, क्योंकि वो मुल्क को एक्सपोर्ट नहीं कर रही। पाकिस्तान में गाड़ियां इंपोर्ट नहीं हो रही, वो गाड़ियां पाकिस्तान में प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो ये जो होता है इससे इंपोर्ट बैरियर्स को आप कर सकते हो। फिर लोकल नेचुरल रिसोर्स, यानी कि अगर फर्ज करो, मैंने जैसे कुवैत वाली उसकी एग्जांपल दी है, यहाँ का नेचुरल रिसोर्स उनको अवेलेबल होता है। ठीक है, फर्ज करो एग्जांपल देता हूँ,
पेप्सी ने अगर फर्ज को यहाँ पे प्लांट लगाया है, उसको पानी की जरूरत है, साफ पानी की, तो ये रिसोर्स उसको यहीं से मिलेगा ना। ये तो नहीं कि वो पानी की बोतलें भी अमेरिका से इंपोर्ट कर रहा होगा यहाँ पे। उसका यहाँ का प्रोडक्शन प्लांट जो है, उसको लोकल वाटर अवेलेबल होगा, उसको लोकल लोग अवेलेबल होंगे, लोकल टेक्निकल नॉलेज अवेलेबल होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये चीजें आपकी बड़ी हेल्प करती हैं। मल्टीनेशनल बनने के नुकसान जो होते हैं बिजनेस को, वो भी सुन लें। मल्टीनेशनल बनने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जब आप नए मुल्क में प्रोड्यूस करते हो, वहां का कल्चर, और कल्चर भी लोकल कल्चर भी, लोकल कल्चर इज द कल्चर ऑफ द पीपल, लोगों के बिलीव्स, उनके नॉर्म्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये बड़े जो होते हैं डिफरेंट हो सकते हैं। इसके साथ साथ जो ज्यादा डिफरेंट चीज हो सकती है वो ये है कि आपका ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर डिफरेंट हो सकता है। जैसे अगर एक अमेरिकन फर्म है, वो जापान में अपनी वो खोलती है, तो जापान में ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है, अमेरिका में बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। तो आपको मैनेजमेंट में इशू हो सकता है। अगर आप बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर जाओगे, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन यूनिट लगा लोगे, आपकी कोऑर्डिनेशन जो है वो खराब हो सकती है, आपकी कोऑर्डिनेशन मसला आ सकता है, ठीक है। प्राइस कंफ्लिक्ट्स आ सकती हैं। हो सकता है कि आपका एक प्रोडक्ट दूसरे मुल्क में सस्ता बिक रहा हो, यहां महंगा बिक रहा हो। जैसे अगर आप देखो, मैकडोनल्ड का बिग मैक जो है पाकिस्तान में सस्ता है, अमेरिका में महंगा है, कुछ जगहों पे अमेरिका में सस्ता है, इटली में महंगा है। तो इस तरह आपके प्रोडक्ट की प्राइसेस में इशू आ सकता है, फ्लक्चुएशन में इशू आ सकता है। फिर आपको डिफरेंट पॉलिसीज इंप्लॉय करनी पड़ती हैं। फर्ज करो एक कंपनी है, वो अमेरिका में प्रोड्यूस करती है, पाकिस्तान में प्रोड्यूस करती है। पाकिस्तान में लेबर लॉस उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, अमेरिका में काफी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब वो अमेरिका में प्रोड्यूस करते हुए लेबर को ऑब्वियस बात है डिफरेंट पॉलिसीज देगी, उनको ज्यादा अच्छी फैसिलिटीज देगी, यहाँ वो शायद ना दे। तो ये एक जरा कंफ्लिक्ट बन जाता है, थोड़ा सा वो बन जाता है कि शायद वो डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह रिसोर्सेज के अंदर है कि जिस मुल्क में वो आ रही है, उस मुल्क के रिसोर्सेज जो है वो एक्सप्लॉइट हो सकते हैं, ठीक है। और जो आपके मुल्क के वो है रिसोर्सेज को नुकसान हो सकता है। इसको हम डेली हम बात करते हैं कि जो होस्ट कंट्री है, होस्ट कंट्री होती है जिस कंट्री में बाहर से एमएनसी आती है, होम कंट्री होती है उस एमएनसी की बेसिक कंट्री। अगर मैकडोनल्ड पाकिस्तान आता है तो मैकडोनल्ड की होम कंट्री हो जाएगी अमेरिका, होस्ट कंट्री हो जाएगी पाकिस्तान। अब होस्ट कंट्री को फायदा नुकसान क्या होते हैं एमएनसी के आने के? होस्ट कंट्री को फायदा क्या होता है? उसके अंदर मैंने बताया कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करती है। इन्वेस्टमेंट के साथ साथ जहां ये ऐसी वो आएगी, वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करती है, ठीक है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करती है, वो बहुत सारे आपके जो है लोगों को जॉब्स देती है। गवर्नमेंट के लिए अनएम्प्लॉयमेंट कम करना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन आप गवर्नमेंट सारा कुछ खुद तो नहीं कर सकती ना। तो इसको करने के लिए उसको हेल्प कहां से होती है? जब बाहर से आपकी कंपनीज यहाँ पे आती हैं, वो इन्वेस्टमेंट करती हैं, लोगों को जॉब्स देती हैं, लोकल लोगों को, आपके लोकल रिसोर्सेज को यूज करती हैं इस तरह। फिर आपकी जो लोकल कंज्यूमर्स है उनको बेटर प्रोडक्ट मिलता है, ज्यादा प्रोडक्ट मिलता है, लो प्राइस पे प्रोडक्ट मिलता है कंपेयर टू जब चीज इंपोर्ट हो रही होती है। तीसरी चीज क्या है? आपकी लोकल इंडस्ट्रीज को जो है कंपटीशन मिलता है, उनकी क्वालिटी इंप्रूव करती है। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को जो होता है वो मिलता है, वो स्लैब बिहाइंड नहीं कर सकती, उनको करना पड़ता है। उससे ज्यादा मेन बात क्या है कि आपकी जो लोकल आपके बिजनेस है उनको कारोबार मिलता है। कैसे? फर्ज करो एक बाहर की फर्नीचर कंपनी पाकिस्तान आ जाती है, तो अगर वो बहादुर में आके प्लांट लगाती है फर्नीचर बनाने का, एग्जांपल दे रहा हूं, तो यहाँ का जो लोकल वुड कटिंग फर्म है, ये एक ऐसी फर्म है जो वुड काटती है, एक ऐसी फर्म है जो वुड की रगड़ाई करके देती है, उसको एक कस्टमर मिल रहा है, ठीक है। तो लोकल बिजनेसेस को वो सप्लायर बन जाते हैं, लोकल बिजनेसेस उनको सप्लाई करने का मौका मिलता है। उसका ये कि जो प्रॉफिट होते हैं उसमें से गवर्नमेंट टैक्स लेती है, जो आपके डायरेक्ट टैक्स होते हैं, और जो इंडायरेक्ट टैक्स पे उनकी स्पेंडिंग में मिलेंगे। यानी कि बेसिकली जो कॉर्पोरेट टैक्स है, गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्स के तौर पे उसको वो कर रही होती है, कलेक्ट कर रही होती है, तो उसको वो यानी कि गवर्नमेंट इनकम इंक्रीज होती है, मुल्क का जीडीपी इंक्रीज होता है। यहाँ एक चीज याद रखना, जीएनपी का मतलब होता है, देखो जीडीपी इज एनीथिंग दैट इज प्रोड्यूस विद इन योर बाउंड्री। आपके मुल्क की बॉर्डर के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है ना, वो आपके जीडीपी में शामिल है। बेशक वो आपकी कंपनी प्रोड्यूस कर रही है, बाहरी कंपनी प्रोड्यूस कर रही है, वो गवर्नमेंट प्रोड्यूस कर रही है, कोई प्रोड्यूस कर रहा है, इफ दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन योर कंट्री, इट्स अ पार्ट ऑफ जीडीपी। अगर वो चीज प्रोड्यूस हो रही है आउटसाइड योर कंट्री, ठीक है, यानी एक मुल्क की अगर बाउंड्री के बाहर प्रोड्यूस हो रही है, बेशक उसकी अपनी फर्म कर रही है, तो वो जीडीपी में शामिल नहीं है। अगर पेप्सी यहां आके प्लांट लगाती है, यहाँ पे पेप्सी प्रोड्यूस करती है, फर्स्ट करो $2 लाख की जो है पेप्सी प्रोड्यूस की एक साल में, तो ये अमेरिका के जीडीपी में शामिल नहीं है, पाकिस्तान के जीडीपी में शामिल है। जो जीएनपी होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है, उसमें आपकी फर्म क्या प्रोड्यूस कर रही है आपके मुल्क की, बेशक वो कहीं भी कर रही है, ये मैटर करता है। तो पेप्सी की प्रोडक्शन पाकिस्तान के जीएनपी में शामिल नहीं होगी, पेप्सी की प्रोडक्शन अमेरिका के जीएनपी में शामिल होगी, क्योंकि अमेरिकन फर्म है, ठीक है। तो ये इसमें मेन बात आ जाती है। अब इसमें नुकसान क्या है? पहला नुकसान एक्सप्लॉयटेशन होती है आपके नेचुरल रिसोर्सेज की। नेचुरल रिसोर्सेज को ड्राई आउट कर सकते हैं, ओवर यूज कर सकते हैं, उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, और गवर्नमेंट उन पर इतना ज्यादा हार्ड चेक नहीं रखती है। गवर्नमेंट को उनकी वो चाहिए अपने मुल्क में, तो गवर्नमेंट उतनी स्ट्रिक्ट नहीं होती उनके साथ। अगर वो इस तरह की एक्सप्लॉयटेटिव चीज कर भी रहे हैं तो उसको गवर्नमेंट नॉर्मल लेती है, बड़ा इशू है, ठीक है। उसके बाद ये कि आपकी जो पोल्यूशन है, सिमिलरली पोल्यूशन अगर कोई लोकल कंपनी करेगी गवर्नमेंट सख्त होगी, बाहरी कंपनी करेगी गवर्नमेंट को लीनियंट होना पड़ेगा। अगर लीनियंट नहीं होगी तो उससे वो भाग जाए मार्केट से, ठीक है। उसके अलावा जो है आपका लोकल करेंसी जो है उसको, यानी उसका इशू आ सकता है अगर बाहर की जो कंपनी है फॉरेन करेंसी यूज करती है, क्योंकि इसमें मेन चीज आपने याद रखनी है कि मोस्टली जो इस तरह की बाहरी कंपनीज होती है ना, वो मोस्टली प्रॉफिट वापस भेज देती है अपनी होम कंट्री में, तो लोकल कंट्री को इतना फायदा उसका होता नहीं है इन्वेस्टमेंट के तौर पर, ठीक है। उसके बाद ये है कि आपकी जो वेस्टर्न बेस्ड बिजनेसेस हैं, अगर वो ईस्टर्न कंट्रीज में आते हैं, तो वहां मैंने आपको बताया वेस्टर्नाइजेशन का इशू होता है, कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट आता है, कल्चर चेंज हो सकता है, ठीक है। जैसे अब आज के आप बच्चे देखो, पाकिस्तान के जितने भी हमारे यंग जनरेशन है, इंक्लूडिंग मी, मैं अपने आप को हीरो नहीं समझ रहा, मैं आपको अपनी बात भी कर रहा हूँ
इंक्लूडिंग मी, हम लोग प्रेफर करते हैं जीन्स पहनना, हम प्रेफर करते हैं शर्ट्स पहनना, हम उनके कल्चर को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। कंपैरेटिवली आप किसी को कहते हो ना शलवार कमीज पहन लो, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, तो हमें ज्यादा बुरा लगता है कि यार थोड़ा सा टैकी हो जाएगा, ओल्ड हो जाएगा, पुराना स्टाइल है, ये ऐसे बूढ़े लोग पहनते हैं, हम क्यों पहने। अब ये कल्चरल चेंज आ रहा है बिकॉज ऑफ ऑल द डिफरेंट थिंग्स दैट डिफरेंट वेस्टर्न थिंग्स दैट आर बीइंग प्रोड्यूस्ड इन आवर कंट्री। वो एंटरटेनमेंट हो, वो थॉट्स हो, वो आपके सर्विस सेक्टर हो, आपका प्रोडक्ट सेक्टर हो, लेकिन ये उसका नुकसान है। और उसके बाद ये है कि आपका जो लेबर, आपको बताया कि लेबर को एक्सप्लॉइड हो सकती है कि गवर्नमेंट उसकी उतनी वो नहीं करेगी, क्योंकि पॉलिसीज का भी डिफरेंस होगा, और फिर आपको कंपनी रोकनी भी है, आपको एटलीस्ट एम्प्लॉयमेंट तो दे रहे हैं ना, वाली बात। तो खैर ये कुछ मेन बातें आती हैं आपके इसके अंदर। इस चैप्टर में जो आखिरी चीज है प्राइवेटाइजेशन, ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिला के फिर इंशाल्लाह करेंगे। मैं इस वीडियो को यहीं खत्म कर रहा हूँ ताकि मैं इसकी क्वालिटी वाला चेक कर लूंगा, सही तो मैं इसको लगा दूंगा, और अगर नहीं है तो फिर से कोई और हल देखते हैं, लेकिन होपफुली इंशाल्लाह ये बेहतर होगी। बहुत शुक्रिया।